हेलो। नमस्कार साथियों। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो कल के वीडियो में हम लोग मोटा मोटा आइडिया लिए थे शेयर मार्केट का कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। और आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें। मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से भी शेयर मार्केट को समझाने का प्रयास किया था। तो आज हम लोग कुछ की टर्म देखेंगे जो शेयर मार्केट में यूज होते हैं। ठीक है, वो सारा देखेंगे। पिछला बार हमने जो एनएससी और बीएससी के बारे में समझा था कि एनएससी एक्चुअली होता क्या है, बीएससी क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि शेयर मार्केट को जब भी लिस्ट, मतलब कोई कंपनी को अपना शेयर जब भी लिस्ट करना होता है तो एक्सचेंज से करना होता है। उसमें से दो एक्सचेंज मुख्यतः हमारे देश में काम करते हैं, एक एनएससी एक बीएससी। तो इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जब जब मार्केट में कोई कंपनी, जैसे मैंने आपको याद होगा तो मैं बताता हूँ। मैंने बोला था कि जो राम का जो पिज्जा वाला कम राम था, जो पिछले कहानी में जिसका हमने यूज किया था, उसका कहानी मैंने आपको बताया था। तो मैंने बोला था कि मान लीजिए, एग्जाम्पल दे के मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए उस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 100 टका है, मतलब 100 रुपया है। वो वो सब उसको क्या कहते हैं, मतलब जो टोटल वैल्यूएशन को क्या कहते हैं। 100 टका हमने बोला, मतलब 100 रुपया कहा हमने, तो उसको क्या टर्म देंगे। और उसको कौन डिटरमाइन करता है कि उसका कंपनी कितना वैल्यूएशन का है। तो जैसे कि अब यही पे आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, या मार्केट कैप, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैप है, उसका कहना है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनी, कहने मतलब जितना भी कंपनी का वैल्यू है मार्केट में, उसको मार्केट कैप कहेंगे। इसका निकालने का एक फार्मूला होता है। जैसे फार्मूला होता है कि एक शेयर का जितना भी प्राइस है और नंबर ऑफ टोटल शेयर से हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग इसका मार्केट कैप निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को हम लोग किस में यूज करते हैं, कि हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि मार्केट कैप लार्ज कैप है कि मिड कैप है कि स्मॉल कैप है। लार्ज कैप किसको कहते हैं, मिड कैप किसको कहते हैं, स्मॉल कैप किसको कहते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर का दाम 500 रुपये है और टोटल उसके 10 लाख शेयर हैं, तो टोटल उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50 करोड़ होगा। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं आता हूँ स्क्रीनर पे। तो जैसे कि मैं एक कंपनी को लेता हूँ, कल्याण ज्वेलर्स, या दूसरा को ले लेता हूँ। किसको ले लो, रिलायंस को ले लेता हूँ। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। इसका मार्केट कैप आप लोग देखेंगे 20,92,793 करोड़। तो ये इसका मार्केट कैप है। मतलब इसका है कि अगर मान लीजिए अ, ये मार्केट कैप है। अब इसका एक शेयर का प्राइस इतना चल रहा है। तो अगर हम लोग को कोई पूछ दिया कि इसका टोटल शेयर कितना है, तो हम लोग इससे डिवाइड, मतलब मार्केट कैप को डिवाइड कर सकते हैं करेंट प्राइस से। एक शेयर का दाम है करेंट प्राइस, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना कितना शेयर मार्केट में उसका है, मतलब कितना शेयर है इस कंपनी का टोटल। ठीक है। तो हम लोग वहीं पे आते हैं। मैं आपको जब भी जरूरत पड़ेगा तो मैं स्क्रीनर पर लाऊंगा। हम लोग स्टॉक मार्केट को
जब भी किसी शेयर को एनालिसिस करना होगा तो हम लोग स्क्रीनर का यूज करेंगे। फ्री वेबसाइट है, अधिकतर फीचर यहाँ पे फ्री ही मिलेगा आपका। तो चलिए हम लोग वहीं पे वापस जाते हैं, तो फिर वहीं पे आएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे कि जो अभी मैंने वहाँ पे समझाने का कोशिश किया है, वहाँ पे क्या था ना, हमको 50 करोड़ बताया गया था और एक शेयर का दाम बताया गया था। तो क्या हमको ये दोनों मिल जाए तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? जब हम लोग 50 करोड़ को 500 से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ टोटल शेयर मिल जाएगा। इतना ही मिलेगा, मतलब नहीं आएगा। ये देखिए, यही नंबर हमको आएगा जब हम 50 करोड़ को 500 से डिवाइड करेंगे। तो इसको मार्केट कैप कहते हैं। अच्छा, इसी मार्केट कैप के आधार पे हम लोग शेयर को मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं। तीन भाग मुख्यतः बोल रहा हूँ, और भी भाग होते हैं, वो मैं अभी अभी तुरंत आपको बताऊंगा। एक होता है लार्ज कैप, और एक होता है मिड कैप, ठीक है, और एक होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी टॉप 100 में आते हैं। निफ्टी निफ्टी 50 का आपने नाम सुना अभी? मैंने कल बताया था आपको निफ्टी 50 क्या है। एनएससी का जब भी एनएससी का जो, अगर आपको समझना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर जो भी मतलब मार्केट का मिजाज कैसा है, आज ऊपर है कि नीचे है मार्केट, तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स के मदद से आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए निफ्टी 50 ऊपर है तो हो ज़्यादा चांस है कि मार्केट में आज तेजी है, अगर डाउन है तो ज़्यादा चांस है कि सारा मार्केट ही ओवरऑल कमज़ोर है। तो जो निफ्टी में टॉप 100 कंपनी होती है उसको आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप है, ठीक है। और वहीं से यहीं पे हमें टाइप कर सकता हूँ क्या, देखता हूँ। अ, रुकिए, मैं एम एस वर्ड ले लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ़ॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ, तो मैं कर लिखता हूँ तो निफ्टी 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 50 का मतलब होता है, क्या होता है, टॉप 50 कंपनी लिस्टेड ऑन एनएसई, ठीक है। यही बात बीएसई के लिए भी लागू होता है, वो उसका संक्षेप है। तो दोनों के लिए सेम बात है। मैं निफ्टी 50 मतलब मैं एनएसई को लेकर चलता हूँ। लार्ज कैप को मैं बताता हूँ, लार्ज कैप के यहाँ पे मैं बताता हूँ लार्ज कैप किस को, अगर आपको कोई पूछ दिया जाए, एक रफ आइडिया देना हो जाए कि लार्ज कैप हम किसको कहेंगे, तो लार्ज कैप कंपनी हम किसको कहेंगे, तो आप बोल दीजिएगा कि टॉप 100 कंपनी लिस्टेड ऑन एनएससी, इसको लार्ज कैप में नहीं कहिएगा। और मिड कैप किसको कहेंगे, तो मिड कैप कहने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, 101 से लेकर कितना, 150 तक। 150 से 150 शायद, 150 नहीं, 150 नहीं, ज़्यादा है। 250, सॉरी, हाँ, 250, 150 नहीं है, 250 तक जो कंपनी, जो रैंकिंग आएगा निफ्टी का, उसको आप मिड कैप कह सकते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो स्मॉल कैप, स्मॉल कैप 251 से लेकर लेकर और उसके आगे जितना भी कंपनी
होगा वो आपका स्मॉल कैप में आ जाएगा। 251 के बाद अ, जो भी कंपनी है वो आप स्मॉल कैप में मान सकते हैं, ठीक है। ये रफ आइडिया है, मतलब ये हमेशा के लिए सही नहीं है, एक्चुअली इसका वैल्यूएशन पर होता है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया है, मतलब क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एक रफ आइडिया है, क्योंकि रैंक देखिए, ये जो मेथड मैंने बताया ये रैंकिंग मेथड है, ठीक है। एक वैल्यूएशन मेथड होता है। वैल्यूएशन मेथड कहने का मतलब, जैसे कि मैंने अभी स्क्रीनर आपको खोला था, यहाँ पे मैंने बताया था इस वैल्यू के जो मार्केट कैप का वैल्यू के आधार पर भी आपको बताया जाता है कि लार्ज कैप है कि मिड कैप है। तो वो आप लोग को डाटा ज़्यादा याद ना करें, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मोटा मिसाल आप इसको याद रखिए जो मैंने आपको अभी बताया है। निफ्टी 50 में कहने का मतलब टॉप 50 कंपनी लिस्टेड ऑन एनएसई, जिसमें आपका टीसीएस, भेल बेल, सॉरी बेल है शायद, भेल नहीं है, और रिलायंस, और एच डी एफ सी, आई सी आई, एस बी आई, सब जो भी है ये टॉप 50 में आते हैं। और लार्ज कैप में एक नंबर से लेकर 100 तक, एक नंबर से लेकर 100 तक जो भी एनएससी में लिस्टेड कंपनी है उसको आप लार्ज कैप मानिए, और 101 से लेकर 250 तक मानिए आप मिड कैप, और 151 से लेकर उधर मानिए मानिए स्मॉल कैप। मैं आपको बता रहा था कि मुख्यतः 3 कैप होते हैं, तो क्या इसको छुड़ाकर भी और कंपनी होते हैं? तो हाँ, होते हैं। जैसे माइक्रो कैप, मतलब स्मॉल कैप से भी छोटा, ठीक है। और ऐसे में माइक्रो कैप दोनों एक ही में आता है। तो माइक्रो कैप जो इससे भी छोटा होता है ना स्मॉल कैप से, उसको माइक्रो कैप कहा जाता है। जनरली जो लोग होते हैं उसको स्मॉल कैप में ही मान के चलते हैं, लेकिन एक आप समझदार इन्वेस्टर के रूप में उसको माइक्रो कैप को अलग मान के चलिए। इससे आपका फायदा होगा, आप रिस्क को कम कर पाएंगे। माइक्रो को माइक्रो कैप वाले कंपनी में आपको पैसा लगाने से ज्यादातर बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। एक और अच्छा टर्म आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? बेस वैल्यू असाइन एट क्रिएशन, मतलब जब शेयर बनता है तब उसको एक वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। और जो कि डिविडेंड और स्प्लिट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डिविडेंड क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, ये आपको जानना है। फेस वैल्यू चेंज ओनली ड्यूरिंग स्प्लिट। और इसको ऐसे मानिए कि जैसे एक फैक्ट्री है, ठीक है ना। फैक्ट्री है, कोई भी सामान बनता है, ठीक है, तो उसमें एमआरपी दिया जाता है। तो क्या कोई जरूरी है कि आपको वो जो सामान है वो आपको एमआरपी दाम पे ही मिले? नहीं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऐसा मान लीजिए कि कंपनी ने बोला है कि हाँ हम इस शेयर का इतना प्राइस रखते हैं, तो उसको एक फेस वैल्यू मान लीजिए। और फेस वैल्यू ये चेंज भी हो सकता है कब, जब हमको शेयर पर डिविडेंड देना हो, या स्प्लिट, मतलब शेयर को, मतलब जैसे कि अभी एमआरएफ सॉरी, एक टायर कंपनी है, ठीक है ना, वो बहुत बहुत महंगा, लाख रुपया का मिलता है अभी उसका एक शेयर का प्राइस है कि 1000 रुपया में, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर उसको बहुत कम लोग खरीद पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका एक शेयर का प्राइस ही बहुत ज्यादा है, और सबके पास उतना पैसा नहीं होता है। अगर वही शेयर को स्प्लिट करके छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाए, तो हो सकता है और भी जो हम लोग जैसे इन्वेस्टर हैं, जो हम लोग छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, वो भी पैसा लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं, जब शेयर लिस्ट होता है तो उस टाइम जो भी वैल्यू असाइन किया जाता है शेयर का, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। और ये डिविडेंड और स्प्लिट में बहुत यूज होता है। और फेस वैल्यू सिर्फ याद रखिएगा स्प्लिट के टाइम ही चेंज होगा।
अभी हम लोग जो डिविडेंड और स्प्लिट का जो मैं बात किया हूँ, ये आगे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डिविडेंड पहले समझिए। तो जब क्या होता है ना, जब कोई भी कंपनी वर्क करती है, तो मैंने कल आपको बताया था कि वो कंपनी का भाव कम बेसी कैसे होता है। दो कारण है, डिमांड सप्लाई, याद होगा आपको। पहला कारण मैं बताया था डिमांड सप्लाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस में वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिमांड सप्लाई में बोला था। दूसरा एनुअल रिजल्ट या क्वार्टरली रिजल्ट से, ठीक है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट किसी कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर रिजल्ट से बेटर आया, तो हो ज्यादा चांस है कि कंपनी का शेयर ऊपर जाए। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए हमारे देश में 4 क्वार्टर माना जाता है, और याद रखिएगा हमारा देश में पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च नहीं होता है। हमारा देश में सबसे पहला क्वार्टर अप्रैल से माना जाता है, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर होगा। मैं एमएस वर्ड ले लेता हूँ ना आपको समझाने के लिए। हमारे देश में हमारे देश में क्वार्टर जो होता है अप्रैल से शुरू होता है, और ये मार्च तक जाता है आपका, ठीक है। मार्च तक जाता है, मार्च में खत्म हो जाता है, ठीक है। और हर एक क्वार्टर 3 3 महीने का है, तो जो जनवरी फरवरी मार्च वो लास्ट वाला क्वार्टर है। अब फर्स्ट वाला अप्रैल, फर्स्ट क्वार्टर आपका हो गया अप्रैल मई। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा आपको, मैं बता देता हूँ क्वार्टर। यहाँ से अप्रैल से शुरू होता है, मार्च तक खत्म होता है। हर एक क्वार्टर 3 3 महीने का होता है। तो मान लीजिए कि पहला क्वार्टर का रिजल्ट पिछला साल प्रॉफिट में 5%, मतलब सॉरी सॉरी, ऐसा लेते हैं 10% का प्रॉफिट हुआ था किसी कंपनी का। लेकिन अगले साल यही क्वार्टर में कंपनी को 15% का प्रॉफिट हुआ। तो शेयर, क्योंकि पिछले साल 10 आया था, इस बार 15% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 5% ज्यादा का हो गया। तो इस बार क्या होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। इस शेयर का प्राइस मार्केट वाले लोग बढ़ाते हैं, कंपनी नहीं बढ़ाती है। मतलब मेरा कंपनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बढ़ाऊंगा, नहीं। जो खरीदार और बिक्री करने वाले लोग हैं वही लोग बढ़ाते हैं, इसमें कंपनी और किसी और का रोल नहीं होता है। वो जो खरीद शेयर को खरीद बिक्री कर रहे हैं उन लोग का रोल ज्यादा होता है। तो मैं आप लोग को स्लाइड से भी हटे मैं बताते जा रहा हूँ, आपको हर एक बात को ध्यान देना है, और जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप नोट करते जाइए। तो अब यहाँ पे डिविडेंड में आते हैं। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी प्रॉफिट करती है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। और कंपनी का प्रॉफिट देने का बहुत सारा तरीका होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ। एक होता है इंटरिम, एक फाइनल होता है। इंटरिम क्या होता है और फाइनल क्या होता है, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इंटरिम मतलब हो सकता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे, मतलब जितना मान लीजिए 15% प्रॉफिट हुआ कंपनी का, तो कंपनी है कि 15% पूरा हिस्सा ना दे आपको। क्यों? कंपनी का प्लान है कि इस प्रॉफिट से जो पैसा कमाई हुआ है इसको और बिजनेस में लगाया जाए, लेकिन इन्वेस्टर को मान लीजिए आपका 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो हो सकता है आपको 5% दिया जाए और 10% का जो प्रॉफिट है वो आगे के बिजनेस में लगाया जाए। इसका फायदा आप ही को मिलेगा, मतलब जिस अनुपात में आपने शेयर खरीदा है उस अनुपात में आपको आगे फायदा मिलेगा जब कंपनी एक्सपेंड करेगी। तो इसको इंटरिम मान लीजिए। और फाइनल मतलब, जैसे कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसको एक्सपेंड करने का या बढ़ने और कुछ इन्वेंशन का जरूरी नहीं होता है, तो अपना प्रॉफिट का अधिकतम भाग या 90%, 95% या कहीं कहीं तो 100% तक प्रॉफिट का सारा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है। जैसे एक शेयर का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोल इंडिया का नाम आपने सुना होगा। कोल इंडिया क्या करती है? कोयला निकालती है और कोयला बेचती है, ठीक है। सरकारी कंपनी है। तो उसको क्या है, उसको कोई इन्वेंशन करने का तो जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही में कोल है, तो वो ग्रीन एनर्जी की तरफ थोड़े ना जा रहा है।
तो उसको कोई इन्वेंशन करना नहीं है, कुछ स्पेंड करना है ये नहीं है, उसका मोनोपोली ऑलरेडी है, वो अपना फील्ड में ऑलरेडी राजा है भारत में। तो उसको वो सब का जरूरत है ये नहीं है। तो वो क्या करता है कि जब भी प्रॉफिट उसको होता है तो अपने शेयर होल्डर का जिस अनुपात में शेयर होल्ड करता है शेयर होल्डर लोग, उस अनुपात में वो अपना प्रॉफिट को दे देता है। और डिविडेंड का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी का 3,000 का एक शेयर है और उस पर उसको 20% का, सॉरी 20 रुपया का डिविडेंड मिलता है, तो उसका डिविडेंड एल्ड परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको पता है, परसेंटेज आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से इतना छोटा छोटा बात हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो डिविडेंड यानी कि डिविडेंड भागा प्राइस, मतलब एक शेयर का प्राइस इंटू 100 से कीजिएगा तो आप इस परसेंटेज को निकाल दीजिएगा, तो इसी परसेंटेज को डिविडेंड एल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं इस बात को। कंट्रोल जेड जा भाई, तो यहाँ तक हो गया था अपना। अब हम लोग, मैं आपको बताया था कि ये बेसिक टर्म आपको जानना बहुत जरूरी था, डिविडेंड क्या है, मार्केट कैप है क्या है, फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग आईपीओ की बात में जाते हैं। आईपीओ आखिर क्या है? तो मैंने कल आपको बताया था कि रामू वाले कहानी से याद होगा, पिज्जा वाले। तो जब भी किसी कंपनी को अब पैसा उठाने होता है तो शेयर मार्केट में जाती है। तो क्या शेयर मार्केट में वो मतलब कैसे जाना होता है, क्या करना होता है, कुछ तो मेथड होगा। तो सबसे पहले वो सेबी के पास जाता है और उससे परमिशन लेता है। सेबी के पास क्यों जाता है? वही चेक कराने कि मेरा हेल्थ वेल्थ सब ठीक है, हम लिस्ट होना चाहते हैं, आप हमको परमिशन दीजिए। सेबी के पास क्यों जाना पड़ रहा है इसको? क्योंकि याद है मैं आपको लास्ट लास्ट टाइम में बताया था कल के लेक्चर में कि वो एक रेगुलेटिंग बॉडी है। ठीक है ना, वो पूरा शेयर मार्केट को इंडिया में देखती रहती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं आ रहा है, या कोई फ्रॉड इन्वेस्टर तो नहीं आ रहा है जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आईपीओ तो जो मतलब जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है, तो जिस मेथड से उसको शेयर मार्केट में आना होता है उसको आईपीओ कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म आप देख ही रहे होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो कंपनी क्यों आईपीओ लाती है? वही कारण मैंने कल आपको कहानी के माध्यम से बताया था। अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहती है या नए प्रोजेक्ट लाना चाहती है, तो इसलिए भी आईपीओ के माध्यम से वो शेयर मार्केट में आ सकती है, ताकि वो पूंजी जुटा सके और शेयर होल्डर को अपना हिस्सा दे सके और उससे पूंजी जुटाकर अपने काम में लग जाए। कुछ कुछ कंपनी होती है कि थोड़ा डेप्ट में चल जाती है, जैसे कि डेप्ट में कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कल की कहानी में कल का कहानी बहुत यूज होगा, वो इसलिए आपको पहला वीडियो जरूर देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जो राम वाले भैया ने, पिज्जा वाले भैया जी, उन्होंने कर्ज लिया था अपने दोस्तों से, या मान लीजिए एक अपने बैंक का तो लोन पूरा चूता कर दिया था, लेकिन मान लीजिए अगर वो उसका कुछ पैसा बाकी रहता तो वो भी चुकता कर सकता है इसी आईपीओ के पैसे से। मतलब कम, मतलब शेयर बेच देगा थी शेयर होल्डर को, उससे पैसा उठाकर अपना डेब्ट को भी अति कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और आईपीओ लाने से मतलब कंपनी को प्रचार भी एक प्रकार से हो जाता है, मतलब ब्रांड दिख जाता है। जैसे बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी हैं जिसको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आईपीओ लाएगा तो पूरा न्यूज व्यूज में आता है। तो न्यूज में आने के कारण से उसका प्रचार भी एक प्रकार से हो जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जोमेटो। जोमेटो का जब आईपीओ आया था तो 38 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। क्यों? क्योंकि जोमेटो को सब लोग जानता था। जोमेटो शुरू शुरू जब आया था तो
पूरा एक तरह से उसका एक प्रकार का प्रचार ही हो गया था मानिए। ठीक है, तो उसको सब कोई जानता था। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड पॉपुलर था, इसलिए। और जो जो इसका ब्रांड विजिबिलिटी कहने का मतलब है कि ब्रांड विजिबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई कंपनी, किसी कंपनी को कोई नहीं जानता है, तो आईपीओ लाने के बाद भी उसका प्रचार एक प्रकार से हो जाता है। असल में उसका ये उद्देश्य नहीं होता है सिर्फ कि मेरा प्रचार हो, नहीं, वो पैसा जुटाने के लिए। लेकिन जब पैसा जुटाने आता है तो इन्वेस्टर लोग के नज़र में वो चढ़ जाता है कि हाँ, ये कंपनी ये बिजनेस करती है, तो हो सकता है तो उसको भी फायदा होता है। और अगर मान लीजिए कोई कंपनी को पहले से जाना जा रहा है, मतलब पब्लिक में पॉपुलर है, तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि जोमेटो, जोमेटो को लिस्टेड होने से पहले सब कोई जानता था, इसलिए उसका आईपीओ 38 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कुछ दिन तक तो ये बहुत नीचे था, लेकिन अभी का टाइम आप देखिए तो लिस्टेड टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है लिस्टेड होने का। अगर ठीक है ना, जोमेटो का शेयर अभी लिस्टेड जब हुआ था उससे बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। बोनस शेयर क्या होता है? तो कंपनी का, जैसे कि मैंने आपको, बोनस शेयर क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। वही जो बात मैंने आपको बताया था कि एक टायर कंपनी था जिसका अभी एक शेयर का दाम बहुत लाखों की हजारों में ट्रेड कर रहा है, जो सबके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन वही शेयर को टुकड़ों में बांट दिया जाए तो हो सकता है कि और लोग खरीद पाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी, मतलब कोई शेयर होल्डर है, उस कंपनी का मान लीजिए 1 लाख का एक शेयर है मान लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एमएस वर्ड पे आते हैं। एक 1 लाख का एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर है, ठीक है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं, ये जो एक शेयर है इसको हम 10 भाग में बांट देंगे। 10 भाग में बांट देंगे तो 10,000 का एक शेयर यही हो जाएगा। जब 10 भाग में डिवाइड करने के बाद यही शेयर हमको जो 1 लाख है वो 10,000, मतलब 10,000, 10,000 में आपका एक शेयर होगा। तो जो 1 लाख के वाला आदमी है इसके पास 10 शेयर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो इसी को बोनस शेयर कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, फ्री शेयर टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, एग्जाम्पल 1:1, 1:1 बोनस। तो ये 1:10 ये बता समझाने के लिए बताए हैं, हम आपको 1:10 करके बताए हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर बोनस में एक शेयर उसको दिया जा रहा है तो वही शेयर डबल हो जाएगा, लेकिन प्राइस उतना ही रहेगा। बस, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगा, लेकिन एक शेयर का दाम कम हो जाएगा, लेकिन उसके पास जो जितना पहले का शेयर था उतना ही अमाउंट का होगा। बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैसे हुआ, मतलब एमएस वर्ड में, जैसे इसके पास 1 लाख का एक शेयर था, लेकिन अब चूंकि 10,000 का एक शेयर हो गया है तो अब इसके पास टोटल 10 शेयर हो जाएंगे जो 1 लाख वाले आदमी के पास, ठीक है। 10 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 का एक शेयर हो गया है तो इसके पास तो 1 लाख के अमाउंट का शेयर था। तो अब 10 के एक शेयर का दाम हो गया है तो अब इसके पास ऑटोमेटिक 10 शेयर हो जाएंगे। अब ये चाहे तो पहले इसका, मतलब इसको कभी पैसा जरूरी पड़ेगा। पहले क्या हो सकता था ना कि मान लीजिए इसको कभी 10,000 का जरूरी होगा, मतलब जो 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट किया था एक शेयर में, उसको कभी 10,000 का जरूरी होगा, लेकिन वो पैसा नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको 10,000 निकालने जाएगा तो उसको पूरा 1 लाख का बेचना पड़ जाएगा, पूरा शेयर उसको बेचना पड़ जाएगा। लेकिन अब 10,000 के एक शेयर हो गया है और चूंकि इसके पास अब 10 शेयर हो गए हैं, तो अब इसको अगर जरूरी पड़ता है 10,000 20,000 का, तो अपनी इच्छा अनुसार अमाउंट के लिए वो अपना शेयर बेच सकता है। अब इसका
अथी हो जाएगा। और चूंकि ये 2 शेयर मार्केट में जाएंगे तो 2 शेयर जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो अब 10,000 में 1 शेयर या 20,000 में 2 शेयर खरीद पाएंगे। तो ठीक है। तो इसी को बोनस शेयर कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक केक है, उसी केक को आप छोटे छोटे पीस में काट रहे हैं। आखिर केक तो वही है, जितना केक उस टाइम था उतना ही केक अभी है, बस वो छोटे छोटे पीस में डिवाइड बस हो गया है। ठीक है। तो इसी को बोनस शेयर कहते हैं। समझ आशा कर रहूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या कहते हैं, आम बोल चाल की भाषा में बता रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी कठिन टेक्निकल टर्म यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको टेक्निकल टर्म के कारण आपको शेयर मार्केट को सीखने को नहीं मिले। आप जिस प्रकार से समझ पा रहे हैं उसी प्रकार से समझिए, कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे कि स्टॉक स्प्लिट भी एक प्रकार से वही होता है, ठीक है ना। स्टॉक स्प्लिट से भी एक प्रकार से वही होता है। मतलब शेयर को डिवाइड करना। ठीक है, जैसे कि एक शेयर है, उसको 5 भाग में बांट दिया गया है। अब एक है, एक शेयर है, अब उसके जगह में 5 शेयर हो जाएगा। लेकिन प्राइस एक शेयर का प्राइस फिफ्थ टर्म, मतलब 1/5 हो जाएगा। एक शेयर का प्राइस भी, जैसे मान लीजिए पहले एक शेयर का वही मोर और लेस वही बात है। और मोर मतलब मैंने वही बात बताया ना, जो 1 लाख का शेयर है, सबके पास तो 1 लाख रुपया होता नहीं है। क्योंकि अब 5 भाग में बट गया है, मतलब हर एक शेयर 20-20 हजार का हो गया है। तो हो सकता है जो कम पैसे वाले शेयर होल्डर है या बायर है वो खरीद पाएंगे इस शेयर को। तो इसमें क्या अंतर भी है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस में क्या अंतर है। तो क्या होता है ना, पर्पज पर्पज क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। लगभग आपको अभी पढ़ने से लगा होगा बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों सेम ही तो है, लेकिन कुछ अंतर होता है। बोनस का जो मेन एम होता है, वो जो जो अभी का जो उसके पास जो शेयर होल्डर है उसको फील कराने के लिए कि रिवॉर्ड आपको मिला है। ठीक है। और स्प्लिट मतलब, स्प्लिट जब करते हैं तो वही लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी मतलब ज्यादा खरीदार बनाने के लिए है। ठीक है। अब फेस वैल्यू सेम होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है। और शेयर इंक्रीज या शेयर दोनों में शेयर होता है, और प्राइस भी एडजस्ट दोनों होता है। आप लोग को ये 3 पॉइंट आराम से समझ आ गया होगा। जैसे 3 पॉइंट ये वाला आपका समझ में आ गया होगा, रिवार्ड शेयर होल्डर और इंक्रीज लिक्विडिटी, ये भी समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा। आपको इशू होगा फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू कहने का मतलब है, बोनस में फेस वैल्यू नहीं बदलता है, लेकिन स्प्लिट में बदलता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए बोनस में हमने अभी क्या डिफिनेशन देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए। मतलब शेयर फ्री दिया जाता है, ठीक है। और एक शेयर पर एक बोनस दिया जाए तो शेयर डबल हो जाएगा। प्राइस भी उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब एनालॉजी से मैंने आपको बताया कि जैसे कि केक है, एक केक है, तो उसी को काट रहे हैं। तो केक तो एक ही है ना, मतलब उसी को एक प्रकार से फेस वैल्यू मान लीजिए। मतलब जैसे कि यहाँ कहने का फिर से समझिए, बोनस शेयर में हमने कहा कि आपको एक फ्री शेयर मिल रहा है, लेकिन फिर भी है, पहले आपका 1 लाख के आपके पास शेयर था, लेकिन अब एक शेयर हम अपने तरफ से दे रहे हैं। कंपनी बोली, अब अब से ये दोनों शेयर का दाम कितना होगा, 1 लाख होगा। समझे। एक शेयर इसके पास पहले से था। अब कंपनी बोली कि एक शेयर तुम ले लो, और ठीक है,
तुम्हारे पास 2 शेयर है, लेकिन तुम्हारा अभी का वैल्यू उतना ही रहेगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू सेम रहता है। अब वो स्प्लिट में क्या होता है, मतलब शेयर को बांट देंगे हम लोग। जो जो शेयर है, जो मार्केट में जितना भी मार्केट में शेयर है उसको हम बांट देंगे। और हर एक पार्ट ऑफ शेयर, मतलब जैसे कि इसमें क्या हुआ था, जैसे कि हम ये क्या कह रहे हैं ना, इन्होंने केक को काटा, ठीक है, यहाँ पे बोनस शेयर में, और इसको और पीसेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो वो सारे पीसेज अलग अलग ट्रीट नहीं हो रहे हैं, एक ही ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर केक कटेगा तो जितना भी पार्ट होगा वो सारा पार्ट अलग अलग ट्रीट होगा नेक्स्ट टाइम, अलग अलग शेयर के रूप में। तो यही चीज कहना चाह रहा है कि फेस वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी क्या हुआ, आपकी जब केक कटेगा तो जब जितना भी पार्ट होगा हर एक पार्ट अलग अलग ट्रीट होगा, ठीक है। तो यही है। और हमने आज अपने लेक्चर में मार्केट कैप क्या होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा। और स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, बोनस और स्प्लिट डिफरेंस क्या होता है, आईपीओ कौन सा मार्केट में होता है, डिविडेंड एल फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने सीखा। अच्छा, जब कंपनी आईपीओ लाता है ना, पहली बार आईपीओ लाकर लिस्ट होता है, एक और टर्म है उसको नोट कीजिए आप। यहाँ पे तो स्लाइड में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट करें। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे चीज कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, लेकिन फिर उससे पहले हम लोग एक बात आप नोट कीजिए। जब कंपनी पहली बार आईपीओ लेके आती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी आईपी कंपनी से, कंपनी जब अपना कंपनी का आईपीओ लाएगी तो उसको प्राइमरी मार्केट कहें। और जब आईपीओ ले आई और जो जो शेयर होल्डर बन गया, जिसको जिसको आईपीओ मिला है यानी शेयर मिला, उसके बाद उस शेयर होल्डर अगर अपना, जो जिसको शेयर मिला वो अपना शेयर किसी को बेच रहा है तो उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी वहीं पे चलते हैं, जैसे ये रिलायंस है। अब रिलायंस को अगर हमको कोई शेयर लेना होगा तो हम सेकेंडरी मार्केट से ही ले पाएंगे, क्योंकि जब ये आईपीओ लाया होगा तब इसका जो मार्केट था उसी टाइम इसका प्राइमरी मार्केट रहा जब ये आईपीओ लाया होगा। मतलब आई कुल मिला के ऐसे समझिए सिंपल शब्द में, आईपीओ लाने टाइम जो भी होता है उसको आप कहिए प्राइमरी मार्केट है। और जब आईपीओ ला दिया कंपनी, फिर शेयर होल्डर से कोई खरीद बिक्री कर रहा है तो आपस में एक बायर एक शेयर, कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको आप सेकेंडरी मार्केट कह सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे होता है, जैसे मान अरे वही कॉन्सेप्ट लगाइए ना जी, थोक और रिटेलर का। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सेट है, वहां से अगर कोई सामान हम लोग जाके डायरेक्ट ले रहे हैं तो उसमें थोक उसको कहते हैं। लेकिन अगर कोई दुकानदार थोक के पास से जाके वहां से सामान लेकर फिर उस माल को हम लोग को बेचते हैं तो उसको हम लोग रिटेलर कहते हैं। तो वही एक प्रकार की टर्मोलॉजी है, समझ गए। यही बात को आपको ध्यान देना था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को डीप डाइव करेंगे और बेस्ट हम लोग कुछ कुछ डीमेट अकाउंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। डीमेट अकाउंट क्या होता है, हमको याद है आपको डीमेट अकाउंट और ब्रोकर में अंतर समझाना था। एंजल वन ये सब डीमेट अकाउंट नहीं होता है, ठीक है ना, वो एक ब्रोकर होता है, उसको मुझे याद है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, सीक्वेंस में हम लोग को चलना है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।